आसपास देखा, वहां उसके अलावा कोई नहीं था और दिन भी अभी नहीं हुआ था। ये सब आरुमी का सपना था। जैसे ही उसे ये महसूस हुआ कि उसने सपना देखा है, उसने एक राहत की सांस ली और उठकर बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और आईने में अपने ही अक्ष को देख बात करने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा सपना था भला? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये सब नहीं सोच सकती मैं। वो इंसान जिससे मुझे नफरत थी, जिसकी वजह से कभी मुझे मेरे मम्मी पापा का पूरा प्यार नहीं मिला, मैं उस इंसान के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? नहीं आरू, तू ये नहीं कर सकती। आरुमी खुद को ही समझा रही थी, पर उसका दिल, ये तो दिल है, इसने कहा किसी की सुनी है जो अब सुनेगा। आरुमी बाहर आए, टाइम देखा तो अभी सिर्फ 4 ही बजे थे। आरुमी कमरे से बाहर आए, देखा तो कोई नहीं था बाहर। वो अपने कमरे में चली गई, रेडी हुई और नीचे चली आई। उसने तथ्य को कॉल किया। तथ्य ने उसे अपना नंबर दिया था। आरुमी ने उसे कॉल करके बुलाया और उसे कॉलेज ले जाने को कहा। वैसे तो तथ्य भी जानता था कि आरुमी निहाल के लिए परेशान थी, पर वो उसे सच बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। वो आरुमी को लेकर कॉलेज गया। जब तथ्य ने उसे खाने के बारे में पूछा तो आरुमी ने कह दिया कि वो कॉलेज कैंटीन से खा लेगी। तथ्य उसे कॉलेज छोड़ वापस घर आ गया और आज का दिन भी आरुमी के लिए कल जैसा ही गया। पर आज बैठे बैठे ही उसने एक फैसला ले लिया और सोच लिया कि वो यही करेगी। पता नहीं उसने क्या सोचा था, पर वो एक मजबूत फैसले के साथ रेडी थी। शाम को फिर उसे लेने गाड़ी आए। आरुमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी में बैठ गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा, हम पहुंच गए मैम। जैसे ही आरुमी ने ये सुना, उसने एकदम से सिर उठाकर देखा। ये श्लोक था। उसे देख आरुमी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ गई कि निहाल भी आ ही चुका होगा। वो बिना कुछ बोले भागकर घर के अंदर गई और यहाँ वहाँ देखने लगी कि कहीं तो उसे निहाल दिख जाए। वो भागते हुए निहाल के कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोलने ही वाली थी कि निहाल ने अंदर से दरवाजा खोला, जिस वजह से आरुमी सीधा निहाल के ऊपर ही गिरी। निहाल ने एकदम से उसे पकड़ लिया और आरुमी ने इसी बहाने उसे कसके उसे गले लगा लिया। निहाल ने भी ये महसूस किया कि आरुमी ने उसे कसके गले लगा रखा था। उसने आरुमी को कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में भरे खड़ा रहा। कुछ पल ऐसे ही रुकने के बाद आरुमी ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को निहाल की बाहों में देखा। उसने एकदम से उसे धक्का दिया और उससे अलग हो गई। निहाल हैरानी से उसे देखने लगा, पर आरुमी ने बस छोटा सा सवाल किया, कहाँ गए थे आप? निहाल ने भी उसी तरह कहा, काम था। ये सुनने के बाद आरुमी ने आगे कोई सवाल नहीं किया। वो वहां से अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई, पर अचानक ही उसे अपना सिर भारी भारी लगने लगा। उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया। निहाल ने भी ये देखा, वो उसकी तरफ बढ़ा। आरुमी गिरने को हुई कि निहाल ने उसे पकड़ लिया। उसने आरुमी के गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। आरू, क्या हुआ? आंखें खोलो। आरू, आर यू ओके? प्लीज आंखें खोलो। पर आरुमी नहीं उठी तो निहाल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने ही कमरे में ले जाते हुए जोर से कहा, तथ्य डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। जैसे ही सबने निहाल की आवाज सुनी, तथ्य, श्लोक और मेली के आंटी तीनों रूम में आए। उन्होंने देखा कि निहाल आरुमी को बेड पर लेटा रहा था। उसने आरुमी को बेड पर लेटाया और तथ्य की तरफ पलट कर कहा, डॉक्टर को कॉल करो, बुलाओ उन्हें। आरुमी ऐसे बस चलते चलते ही बेहोश हो गई और अब उठ भी नहीं रही है। उसकी बात सुन तथ्य ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें आने को कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आए। उन्होंने आरुमी को अच्छे से चेक किया और उसे इंजेक्शन दिया। फिर निहाल की तरफ मुड़कर कहा, खाना ना खाने की वजह से कमजोरी आ गई है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। जैसे ही ये उठे इन्हें कुछ हल्का सा खाने को दे दीजिएगा और प्लीज वक्त पर खाना खिलाए इन्हें। उसके बाद श्लोक डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया और निहाल ने तथ्य और मेली के आंटी की तरफ अपनी सर्द नजरों से देखा। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो फिलहाल कोई तमाशा नहीं चाहता था। अभी आरुमी बेहोश थी। उसने उन दोनों की तरफ देखकर बिना किसी भाव के अपनी सर्द आवाज में कहा, मैं जब यहाँ से गया तब मैंने कहा था ना कि आरुमी का ख्याल रखना। फिर उसने खाना कैसे नहीं खाया? बोलिए, आप दोनों को बोला था ना मैंने। तो वो 2 दिन भूखी कैसे रही? निहाल की बात सुन मेली के आंटी ने सिर झुकाए हुए ही कहा, माफ कर दीजिए निहाल बाबा, पर जब आरुमी को पता चला कि आप बिना बताए कहीं चले गए हैं तो उन्होंने नाश्ता ही नहीं किया और कॉलेज चली गई। शाम को जब वो लौटी तो मैंने और तथ्य, हम दोनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने खाना नहीं खाया और आज सुबह भी ये कहकर जल्दी चली गई कि कॉलेज में कुछ खा लेंगी। निहाल को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ से अपनी आईब्रोज को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए और वेजिटेबल सूप और खिचड़ी बना दीजिए। मैं आरुमी को उठाने की कोशिश करता हूँ।
दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चले गए। और अब निहाल आरुमी के पास बैठा। उसने आरुमी के हाथ को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा, वैसे तो तुम्हें एक आंख नहीं भाता, मैं जानबूझकर मुझे परेशान करने के तरीके ढूंढती हो, मुझे चिढ़ाने के लिए मुझे अंकल बोलती हो, मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, और अब जब मैं तुमसे दूर था, तुम्हारे सामने नहीं था, तो तुमने खाना ही नहीं खाया। क्यों? ये नापसंद पसंद बन गई है क्या, जो खाना तक गले से नीचे नहीं उतरा मेरे बिना? आरुमी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और निहाल को देखा। उसे होश में देख निहाल के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से कहा, तुम ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा ना कहीं? जारी है चैप्टर 230, कभी यादों में आउन मसूरी। आरुमी की आंख खुलते ही उसकी नजर निहाल पर ही गई। उसने निहाल के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से निहाल से कहा, एक सवाल पूछूं? उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी कमजोरी की वजह से। वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। निहाल ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया तो आरुमी ने पूछा, अगर किसी की वजह से मुझे मेरे मम्मा पापा का प्यार ठीक से ना मिला हो, अगर मेरे मम्मा पापा मुझसे भी ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देते हो, तो क्या मुझे उस इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए? अगर मैं नफरत ना भी करूं तो क्या मेरे मन में उसके लिए खटास भी नहीं आएगी कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिला? उसकी बात निहाल समझ गया था। उसने शांति से कहा, मुझे नहीं पता, मेरे तो कभी माँ बाबा थे ही नहीं, और जो है उन्होंने अपने सगे बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया है मुझे, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसा लगता है जब हमारे हिस्से का प्यार किसी और को मिलता है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचकर खुश होता हूँ कि मुझे कैसे भी मिला हो पर प्यार मिला है, अगर नहीं मिलता तो? इसलिए मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने हिस्से में आए हर चीज से खुश हो। प्यार भी अगर मेरी जगह किसी और को मिला है तो इसका मतलब है वो मेरे हिस्से का था ही नहीं। जो मेरा नहीं है उसके बारे में मैं सोचता नहीं, पर जो मेरा है मैं उसे छोड़ता भी नहीं। उसकी बातें सुन आरुमी को एक एहसास हुआ, हाँ ये सही था, उसके पास मम्मा पापा है और उनका प्यार भी है। उसे तो इसी चीज में खुश होना चाहिए, वरना तब क्या होता अगर उसके मम्मा पापा ही ना होते और जिस प्यार के लिए वो लड़ रही है वो उसे मिलता ही नहीं तो? उसने निहाल को देखा तो निहाल ने कहा, तुम अभी इन सब चीजों को समझने के लिए छोटी हो आरुमी। फिलहाल तुम्हें खुश रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और बाकी ये सब तो जिंदगी तुम्हें हंसते खेलते सिखा ही देगी। और अब निहाल ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? इतनी कमजोरी आ गई है, जब मेलिके आंटी ने तुमसे खाना खाने को कहा तो क्यों नहीं खाया तुमने? आरुमी ने अब उसकी डांट सुनकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो और कहने लगी, मुझे टेंशन हो रही थी, आप चले गए थे और पापा फोन नहीं उठा रहे थे, मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। आप तो फिर भी आ गए हैं, पता ही पापा कैसे है, कहाँ है? घर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। उसकी बातें सुन निहाल का चेहरा सख्त हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए कहा, वो बात हुई थी चाचू से, वो किसी मिशन पर है तो किसी से बात नहीं हो पाएगी, बोला उन्होंने। अभिमन्यु, आरुमी का भाई, स्कूल से पिकनिक पर गया है और चाची और अभी, आरुमी का दूसरा भाई, दोनों बिजी रहते हैं। आरुमी ने कोई जवाब नहीं दिया इन बातों का। निहाल फिर कुछ कहने को हुआ कि मेलिके आंटी ने कमरे से बाहर खड़े होकर कहा, निहाल बाबा, खाना। निहाल उनकी बात सुन कमरे से बाहर आया और उनके हाथों से खाने की ट्रे लेकर वापस अंदर चला गया। उसके अंदर आते ही आरुमी ने स्मेल लेते हुए कहा, वाह, खिचड़ी और वेजिटेबल सूप, आपने ये मेरे लिए बनवाया है? निहाल ने हाँ में सिर हिलाया और खाना उसके पास ले आया। उसने आरुमी को ठीक से बैठाया और उसने अपने हाथ से ही सूप का बाउल लिया और एक स्पून पी लिया, पर सूप गर्म था जिससे उसके मुंह से आह निकल गई। तो निहाल ने जल्दी से उसके हाथ से बाउल लेते हुए कहा, अरे रे, इतनी क्या जल्दी है, तुम्हारे लिए ही है, पर गर्म है तो ठंडा करके पियो ना। उसने ये कहा और फिर खुद अपने हाथों से उसे सूप फूंक मारकर पिलाने लगा। आरुमी की एक ये बात थी कि उसे हेल्दी खाना बहुत पसंद था, क्योंकि वो 7 साल की हुई तब तक कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए आर्यन हमेशा उसे ऐसा ही खाना खिलाता था, जिस वजह से उसे आज भी ये सब पसंद था। निहाल ने अपने हाथ से ही उसे खाना खिलाया और उसे सोने को कहा, पर आरुमी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो पापा मुझे गाना सुनाते थे, आप भी कोई गाना सुना दो प्लीज। उसकी बात सुन निहाल कुछ सोचने लगा और कुछ पल रुकने के बाद उसने कहा, ओके, तो जो गाना मम्मा मुझे सुनाती थी मैं वही गाना आज तुम्हें सुनाता हूँ, ओके? आरुमी ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया, तो निहाल ने उसे अच्छे से लेटा दिया और ब्लैंकेट ओढ़ाकर गाने शुरू किया। हम कभी यादों में आओ कभी ख्वाबों में आओ, तेरी पलकों के साए में आकर झील मिलाओ, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाओ, हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है।
फिजा रंगीन बनी है, कहानी कह रही है मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आओ कभी यादो। निहाल गाते हुए ही कमरे में टहल रहा था और आरुमी, जिसकी आंखें अब भारी भारी हो रही थी, वो निहाल को सुन रही थी। निहाल की आवाज सच में अच्छी थी, जो उसके मन को सुकून दे रही थी। जो तुम ना मिलते होता ही क्या, ढूंढ लाने को जो तुम ना मिलते होता ही क्या, हार जाने को। मेरी अमानत हो तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम, तुम्हें कैसे मैं भूलाऊं कभी यादों में। जब निहाल ने गाना खत्म कर आरुमी की तरफ देखा, वो सो चुकी थी। उसे देख निहाल के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। पर अब प्रॉब्लम ये भी कि आरुमी निहाल के कमरे में ही सोई थी और निहाल को अपने कमरे के अलावा कहीं पर भी नींद नहीं आती थी। चैप्टर 231 कंफ्यूज्ड आरुमी मसूरी। निहाल आरुमी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वही उसी कमरे में सोफे पर एक पिलो और ब्लैंकेट लेकर सो गया। अगली सुबह जब आरुमी की आंख खुली तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, कल से बेहतर। वो अभी लेटी हुई ही थी। उसने अपनी करवट बदली कि ऐसे ही उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े निहाल पर पड़ी। निहाल अपने बाल सेट कर रहा था, शायद वो अभी ही नहाकर निकला था। उसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था अपनी कमर पर और उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर अब भी पानी की बूंदें चमक रही थी। और उसे ऐसे देख आरुमी ने एक पल को तो कसके अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ पलों बाद उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा। निहाल अब भी अपने आप में था। आरुमी उसे एकटक देखने लगी और फिर निहाल क्लॉथ सेट रूम में चला गया और उसके जाते ही आरुमी उठकर बैठ गई। उसने अपने चेहरे को हाथों में लिया और जोर से अपने चेहरे को हिलाया और खुद को ही डांटते हुए कहने लगी, आरु ये क्या कर रही है तू। हाँ, मान लिया कि कल उसने जो कहा वो सही है, तेरी नफरत उसके लिए गलत है, पर तू ऐसे उसे नहीं देख सकती। ये कैसी नजरों से देख रही थी तू उसे, ऊपर से उसके कमरे में पूरी रात बिता दी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देख तू यहाँ पढ़ने आई है, बिजनेस सीखने आई है और तुझे उसी पर ध्यान देना है। भूल गई क्या कल क्या सोचा था। उसके बाद आरुमी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, अभी ठीक से जानती नहीं तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर जान लिया तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने फैसला ले लिया है और अब मैं वही करूंगी, बस हाँ वही होगा और कुछ नहीं। वो खुद से ही बातें कर रही थी। उसके बाद आरुमी अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। जब निहाल रेडी होकर आया तो आरुमी कमरे में नहीं थी। वो समझ गया कि आरुमी शायद उठ गई होगी और अपने कमरे में चली गई होगी। उसके बाद वो भी नीचे चला आया। यहाँ दूसरी तरफ आरुमी भी रेडी हो चुकी थी। उसने आज व्हाइट जींस विद ब्लैक शॉर्ट कुर्ती पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज थी उसके वो सांवले बाल, जो कली थे पर लंबे भी थे और उस पर बहुत खूबसूरत लगते थे। वो उनके साथ काफी क्यूट भी लगती थी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और उसे आयु की कई बातें याद आ रही थी। उसने अपने अक्ष को देखते हुए कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है क्या। गलत बात है। अरे कल ही तो उनके लिए जो नफरत की परत थी वो दिल से हटी है। अब ऐसे किसी के लिए फिक्र करना प्यार होता है, तो इस तरह तो मुझे पूरी दुनिया से ही प्यार हो जाएगा। आरुमी ने अपना ही सिर पीट लिया और अपना बैकपैक लिए नीचे चली आई। जब वो आए जो निहाल अपनी कॉफी लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और आरुमी जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठी। मेलिके आंटी ने उसके लिए नाश्ता लगा दिया और आरुमी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। उसने निहाल की तरफ देखा जिसका ध्यान अब भी न्यूज़पेपर में था। आरुमी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पर हिम्मत करके कहा, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। निहाल ने अपना न्यूज़पेपर साइड में रखा और आरुमी की तरफ देखकर कहा, बोलो, सुन रहा हूँ। आरुमी को निहाल का ऐसे खुद को देखना अब अंदर तक डरा रहा था, पर उसने अपने डर को निहाल के सामने नहीं आने दिया और अपनी आंखें बंद कर एक ही सांस में कह दिया, मैं हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती हूँ। आरुमी ने देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। निहाल खड़ा हो चुका था और वो बाहर जा रहा था। उसने जाते जाते श्लोक से कहा, आरुमी को सिफिली कॉलेज ले जाओ और ध्यान से लेके वापस आना। वो फिर उसने फिना पीछे मुड़े कहा, और तुम ये हॉस्टल के सपने छोड़कर चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। वो ये बोल वहां से चला गया और तथ्य जिसने पीछे मुड़कर आरुमी को देखा जिसका मुंह बन गया था। तथ्य हल्का सा हंसा और निहाल के पीछे चला गया। और यहाँ आरुमी भी बेमन से नाश्ता कर कॉलेज चली गई। ये उसके साथ पहले नहीं होता था। वो निहाल से कहा, डरती ही थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया था। वो बेचारी चुपचाप कॉलेज चली गई और कॉलेज आते ही सबसे पहले उसने जो काम किया वो था आयु को ढूंढना। उसने कॉलेज में आते ही सबसे पहले आयु के बारे में पूछा तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसे बताया कि आयु पीछे गार्डन में है। आरुमी सीधा उसके पास चली गई। उसने दूर से ही देखा आयु अपनी गैंग के साथ बैठा था।
और आरुमी ने अपना बैकपैक हाथ में लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही आयु की नजर उस पर गई वो मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि आरुमी गुस्से में उसकी तरफ आ रही थी। तो वो अपनी जगह से उठा और कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगा कि इतने में आरुमी ने आकर उसे अपना बैकपैक मारा। आयु एकदम से होश में आ गया। वो वहां से भागा और आरुमी उसके पीछे यहाँ वहां दौड़ दौड़ कर उसे मार रही थी। बेचारा आयु बार बार पूछ कर रहा था, अरे अरे ये झांसी की रानी की आत्मा कैसे घुस गई तेरे अंदर? अरे आरू रुको, मार क्यों रही हो ये तो बताओ। अरे रुक जा मेरी झांसी की रानी। पर आरुमी बिना कुछ बोले बस उसे पीट रही थी और उन दोनों को ऐसे देख सब हंस रहे थे। उन दोनों को देख राजीव ने हंसते हुए कहा, वाह क्या जोड़ी है आरू और आयु। वो सब फिर हंसने लगे तो प्रतीक ने कहा, हाँ देखना, वैसे तो आयु है ही खुशमिजाज बंदा पर आज तक किसी लड़की को भाव नहीं दिया है भाई ने और आरू के हाथ की मार खा रहा है। उसकी बात सुन सब एक बार फिर हंस दिए, पर उन दोनों की बातें सुन दिशा का चेहरा मुरझा गया और वो एक उम्मीद के साथ आयु को देखने लगी। पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबका ध्यान तो आयु और आरू पर था। यहाँ दूसरी तरफ निहाल अपने केबिन में था और फोन पर अरमान से बात कर रहा था। उसने कहा, फिलहाल तो ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी, घर पर किसी ने फोन नहीं उठाया और मैं भी था नहीं तो उसने टेंशन में 2 दिन कुछ खाया ही नहीं, पर अब ठीक है, पर पता नहीं क्या हुआ, कह रही है हॉस्टल शिफ्ट होना है। उसकी बात सुन अरमान ने सामने से कहा, कोई बात नहीं बच्ची है, समझ जाएगी, वैसे तो वो 18 की हो चुकी है पर बचपना अब भी बाकी है। अरमान की बात सुन निहाल बस हल्का सा मुस्कुराया और अचानक फोन के दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई। उसने कहा, निहाल अपने पापा की बातों पर मत जाओ, मैं 19 साल की थी जब इन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी और अब 19 की लड़की इन्हें बच्ची लगती है। ये माहिरा उर्फ माही थी, निहाल की मौत। निहाल को उसकी बातें सुन हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, वो बच्ची नहीं है पर उसे बड़ों वाली चीजों से रोना जरूर आ जाता है। उसकी बात दोनों के ही समझ में नहीं आई तो माही ने कहा, है क्या बोल रहे हो, किस चीज पर रोती है वो, रुलाया तुमने उसे? निहाल को कॉलेज में जो हुआ वो याद आ गया और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, फिलहाल मुझे काम है, मैं फोन रखता हूँ, आप चाचू का ख्याल रखिएगा। उसने ये कहकर तुरंत फोन रख दिया। उसने फोन में आरुमी की पीक देखी और उसके देखते हुए ही हल्का सा हंसकर कहा, अब उन्हें क्या बताऊं कि तुम्हें एक कोंडोम देखकर रोना ना आ जाता है। सही कहा पापा ने, हो तो तुम बच्ची ही। चैप्टर 232 अनटाइटल्ड चैप्टर मसूरी द विंस कॉलेज पार्क में आयु और आरुमी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे और आरुमी आयु को सब कुछ बता चुकी थी। आयु ने आरुमी को समझाते हुए कहा, पर ये जरूरी तो नहीं कि हम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकते जिससे हम नफरत करते थे, या फिर तुम उससे प्यार इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी एज तुमसे ज्यादा है। आरुमी ने उसकी बात सुनकर कहा, ये क्या बोल रहा है तू आयु, उम्र का कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे प्यार ऐसा कैसे सो सकता है? हाँ वो मेरे परिवार का हिस्सा है, इस नाते उनकी फिक्र करना कुछ गलत नहीं है, पर इसे प्यार कहना गलत है, बिल्कुल अगल। आयु उसे ध्यान से देख रहा था। हाँ वो समझ रहा था कि आरुमी अभी अपनी सी फीलिंग से अनजान है। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये भी सही है, आप ना मान के किसी की फिक्र करना गलत ही है और हर फीलिंग्स को प्यार समझ लेना भी गलत ही है। आरुमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, पर अगले पल उसने कहा, वैसे आयु तू लव गुरु कब से बना, या फिर किसी के प्यार का असर है? आरुमी की बात सुन आयु ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया और फिर कहा, हम हैं एक। ये सुनते ही आरुमी ने उसका हाथ पकड़कर एक्साइटेड होते हुए कहा, रियली, बताना कौन है वो प्लीज। आयु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, है एक, वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, पर हम दोनों ने ही अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर बैठे हैं, पर मैं समझ गया हूँ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, अब बस उसके समझने की देर है। उसकी बातें सुन आरुमी ने कुछ सोचते हुए कहा, कौन दिशा? जैसे ही उसने ये कहा आयु ने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? आरुमी ने अब स्माइल करते हुए कहा, इसका मतलब वही है। अब आयु को समझ में आया कि वो अंधेरे में फेंके तीर का निशाना बन गया है। उसने अपना ही सिर पीट लिया तो आरुमी ने कहा, फिक्र मत कर, मैं उसे नहीं बताऊंगी, जब तू बताएगा तभी। और रही मेरे प्यार की बात, तो मुझे जिस दिन प्यार होगा ना, उस दिन मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि हाँ मुझे आरुमी शेखावत को प्यार हो गया है। यस आई एम इन लव। उसकी बात सुन आयु भी मुस्कुरा दिया। फिर आरुमी ने वहां से उठते हुए कहा, चल अब क्लास का टाइम हो गया है, क्लास में चलते हैं चल। वो ये बोल वहां से चली गई और आयु उसे देखते हुए ही अपने मन में कहता है, ये दिन भी जल्द ही आएगा आरु, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम प्यार में हो, पर कोई बात नहीं, ये इश्क है, ये ऐसे ही नहीं थमता। अभी तो बस रिमझिम वर्षा है, कुछ तुम पर कुछ हम पर, अभी तो इसका पूरा खुमार बाकी है।
वो भी आरुमी के पीछे चला गया। क्लास शुरू हो गई और ऐसे ही आगे की एक के बाद एक क्लासेज अटेंड करने के बाद आखिरकार कॉलेज टाइम खत्म हो ही गया। आज आरुमी काफी थक गई थी और उसे लेने जब श्लोक आया तो वो गाड़ी में ही सो भी गई। जब वो लोग घर पहुंचे तब आरुमी को श्लोक ने उठाया। आरुमी ने बाहर खड़ी गाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अंदर चली आई। वैसे तो वो नींद में थी पर घर में आते ही उसकी नींद उड़ गई क्योंकि आज निहाल घर पर ही था। ऊपर से उसके साथ 2 लड़के और एक लड़की और बैठे थे। उसने उन सबको और उन सब ने उसे हैरानी से देखा तो वहां बैठे एक लड़के ने कहा, निहाल ये क्यूट गर्ल कौन है? निहाल ने आरुमी की तरफ देखते हुए कहा, ये आर्यन चाचू की बेटी है आरुमी, और आरु ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है, मेघना, प्रथम और काव्य, और प्रथम मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। आरुमी ने उन सबको हाय किया और उन तीनों ने भी आरुमी को हेलो किया। इनफैक्ट प्रथम ने तो कहा भी, तुम कितनी प्यारी हो यार, और तुम्हारे ये कली बाल ये तो और भी प्यारे हैं। उसकी बात सुन आरुमी ने स्माइल की और निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने कहा, तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ। आरुमी ने हाँ में सिर हिलाया और वो ऊपर जाने को हुई कि काव्य ने कहा, निहाल जब हम पब जा ही रहे हैं तो आरुमी को भी साथ ले लेते हैं। निहाल ने शक्ति से कहा, नहीं वो नहीं चल रही और वैसे भी मैं भी चल नहीं रहा हूँ, मुझे भी जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। उसकी बात सुन मेघना ने उसका आर्म पकड़ते हुए कहा, ओ कमोन यार तुम तो चल ही सकते हो, कुछ देर दोस्तों के साथ भी फन कर लिया करो। आरुमी पीछे मुड़कर ये देख रही थी और उसने पूछा, क्या मैं भी चल सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सबने मुड़कर उसे देखा तो सबने उससे कहा, क्यों नहीं, वो भी चल सकती है। पर निहाल ने मना कर दिया तो सब निहाल को मनाने लगे। अरे कोई बात नहीं यार, हम सब होंगे वहाँ, कुछ नहीं होगा, और तू भी तो होगा ना, आने दे यार, बेचारी का मन खुश हो जाएगा। निहाल नहीं मान रहा था पर उसे कल की आरुमी की बात याद आ गई, वो अकेली पड़ जाती है। तो बहुत मनाने के बाद वो मान गया। उसने कहा, ठीक है जाओ, रेडी होकर आ जाओ। उसकी बात सुनते ही आरुमी खुश हो गई। उसने कहा, मैं अभी रेडी होकर आए। वो जल्दी से गई और कुछ ही देर में वापस आ गई और सबकी नजर उस पर गई। उसने पहुंच प्यारा सिंपल सा रेड गाउन पहना था जो उसके घुटनों से छोड़ा नीचे था। उसके ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक शूज, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे ये मुंबई नहीं मसूरी था तो सबको यहाँ की ठंड को देखकर ही कपड़े पहनने की आदत थी। निहाल ने खुद भी ब्लैक शर्ट जींस विद ब्लैक लेदर जैकेट, वो भी आज कुछ कम नहीं लग रहा था। सब फिर एक साथ बाहर निकल और मसूरी के फेमस पब द लाइट्स में गए। यही एकदम म्यूजिक ऑन था, कई लोग डांस भी कर रहे थे। निहाल ने आरुमी का हाथ यहाँ भी कसके पकड़ रखा था। वो जाकर सोफे पर बैठा और आरुमी को भी बैठा दिया और प्रथम भी आकर उनके पास ही बैठ गया। पर काव्य और मेघना दोनों आते ही डांस फ्लो पर गए और आते ही धूम भी मचा दी और फिर दोनों बार काउंटर पर गए और निहाल और प्रथम को भी बुलाया। प्रथम ने जाते हुए कहा, चल भाई आजा, देखते हैं आज कौन जीतता है। पर निहाल ने मना करते हुए कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी, फिलहाल मैंगो जूस ही सही है। उसकी बात सुन प्रथम ने आरुमी की तरफ देखा और हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरुमी ने पूछा, किस बारे में बात कर रहे थे वो? निहाल ने अपने हाथ में पकड़ा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कहा, वोडका शॉट्स। वो अब भी आरुमी की तरफ देखे बिना बड़े आराम से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था और आरुमी ने हैरानी से कहा, आप शराब पीते हैं? निहाल ने अब उसे देखा और आराम से कहा, हाँ, पर तब जब मैं सिर्फ लड़कों के साथ होता हूँ, बच्चों के साथ रहते मुझे खुद भी संभल कर रहना पड़ता है। उसकी बात सुन आरुमी ने उसे आंखें छोटी करके देखा क्योंकि उसने आरुमी को बच्ची कहा था। आरुमी ने जब देखा कि निहाल आराम से अपनी ड्रिंक पी रहा है तो उसने बार काउंटर की तरफ देखा जहां वो तीनों एक के बाद एक शॉट्स लगाए जा रहे थे। आरुमी उन्हें देखते हुए चुपचाप अपनी ड्रिंक पीने लगी। और यहाँ मेघना ने प्रथम से पूछा, यार ये निहाल को क्या हुआ, आज ये क्यों नहीं आया? प्रथम ने कहा, यार वो आरुमी साथ है इसलिए बस। इसकी बात सुन काव्य ने कुछ सोचते हुए कहा, सुन, ये आरुमी 18 जोड़ है ना? प्रथम ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ है तो, पर निहाल के लिए वो बच्ची ही है। वो ये बोल हंसने लगा तो मेघना ने कहा, चलो फिर निहाल की प्यारी सी बच्ची के साथ एक प्यारी सी शैतानी करते हैं। वो ये बोल कुछ बताने लगी तो प्रथम ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, निहाल को पता चला तो वो गुस्सा होगा। आरुमी के साथ ये मस्ती नहीं, भले निहाल के साथ ही करे पर आरुमी। वो बोल ही रहा था कि उसका फोन बजा। उसने देखा कॉल शायद इम्पोर्टेंट था तो उसने उन्हें पहले ही आगाह करते हुए कहा, मैं ये कॉल अटेंड करने जा रहा हूँ, पर तुम लोग कोई बदमाशी नहीं करोगे, सुना तुम दोनों ने? वो ये बोल वो तो वहीं से चला गया। पर काव्य और मेघना ने एक दूसरे को आंख मारी। मेघना ने एक सॉफ्ट ड्रिंक ली और उसमें आधे से ज्यादा शराब मिला दी
और काव्य को वो थमा दी और खुद निहाल और आरुमी के पास चली गई। वो निहाल के पास आई और उसका हाथ पकड़ कर कहा, चलो लेट्स डांस। निहाल ने ना कहने के लिए मुंह खोला कि मेघना ने कहा, नहीं आज कुछ नहीं, थोड़ी देर बस, एक तो इतने दिन बाद ऐसे साथ हो और यहाँ भी तुम बेबी सीटिंग में लगे हुए हो, चलो। वो ये बोल जबरदस्ती निहाल को अपने साथ ले गई। निहाल ने मुड़कर आरुमी को देखा पर उसने एक स्माइल के साथ उसे थंब दिखाया, तो निहाल ने फिर कुछ नहीं कहा। वो दोनों डांस कर रहे थे और काव्य आकर आरुमी के पास आकर बैठा। आरुमी का ध्यान मेघना और निहाल पर था और काव्य ने उसके हाथ में ड्रिंक थमाते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए, पहले इसे पी लो फिर मेरे साथ डांस करने चलो। वैसे तो आरुमी ऐसे किसी की बात नहीं मानती पर पता नहीं उसका ध्यान कहाँ था और मन में क्या चल रहा था। उसने काव्य के हाथ से वो ड्रिंक ली और एक ही सांस में पूरी पी ली, पर उसके बाद उसे एहसास हुआ। उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यक, ये क्या था? इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों था? चैप्टर 233 फर्स्ट किस। मसूरी। सुबह का वक्त। आरुमी निहाल के कमरे में थी। जब उसकी नींद टूटी, उसने अपनी आंखें खोली। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो बेड पर ही उठकर बैठ गई और अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में सच में बहुत दर्द हो रहा था। आरुमी ने ऐसे ही अपना सिर उठाकर देखा अपने चारों तरफ। हाँ, ये निहाल का कमरा था, पर आरुमी को याद ही नहीं था कि वो यहाँ पहुंची कैसे। उसने खुद से ही कहा, हम घर कब आए और मैं निहाल के कमरे में क्यों हूँ? वो याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसका सिर बस घूम रहा था। उसे दर्द हो रहा था और इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। आरुमी ने उस तरफ देखा। ये निहाल था, जो आज कैजुअल कपड़ों में था। उसके हाथ में नींबू पानी था और उसने आरुमी के पास आकर उसे वो देते हुए कहा, पी लो, सिर दर्द नहीं होगा। आरुमी ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके हाथ से वो ग्लास के कर नींबू पानी पीने लगी। और वो खत्म करने के बाद उसने पूछा, पर मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? निहाल ने उसके पास बैठ उसे टोंट मारते हुए कहा, होता है, शराब पियो तो सिर दर्द होता ही है। उसकी बात सुन आरुमी ने हैरानी से कहा, शराब? कौन सी शराब? किसने पी शराब? कैसे पी शराब? निहाल ने उसे घूरते हुए कहा, जो तुमने कल रात को पी वो शराब। तुमने पी शराब? अपने हाथों से पी शराब? आरुमी उसे बेचारगी से देखने लगी। उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, पर मैंने नहीं पी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ, आखिरी बार काव्य ने मुझे कुछ पीने को दिया था। उसके बाद क्या हुआ? आई डोंट नो। उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। तो निहाल ने कहा, अपने इस छोटे से दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, आराम करो। निहाल इतना बोल वहां से चला गया और बेचारी आरुमी सोच रही थी कि आखिर हुआ क्या। और यहाँ निहाल कमरे से बाहर चला आया और जिम एरिया में गया। वहाँ वो बस ऐसे ही आज बैठने आया था। उसके चेहरे पर कुछ सोचते सोचते स्माइल आ गई। उसने खुद ही से कहा, अच्छा ही है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, वरना बात करना तो दूर नजरे तक नहीं मिलाती तुम। उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। फ्लैशबैक। आरुमी ने वो ड्रिंक तो पी ली, पर अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। पर काव्य ने उससे कहा, इट्स ओके, चलो डांस करते हैं, कुछ देर में सारा स्वाद वापस आ जाएगा। वैसे तो आरुमी उसे मना ही करने वाली थी, पर फिर उसने निहाल और मेघना को देखा। मेघना निहाल के बहुत करीब आकर डांस कर रही थी, उसे बार बार टच कर रही थी और निहाल भी उसे कुछ नहीं बोल रहा था। ये देख आरुमी को गुस्सा आ गया और वो काव्य का हाथ पकड़ डांस फ्लो पर आ गई। बहुत से लोग वही डांस कर रहे थे, तो आरुमी को ऐसे डांस करता देख निहाल को अजीब नहीं लगा। इनफैक्ट अब वो उसके आसपास ही था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर अचानक डांस करते करते ही दोनों एक दूसरे की तरफ पलटे और आरुमी निहाल के साथ ही डांस करने लगी, क्योंकि पार्टनर्स वैसे भी चेंज कर ही रहे थे। निहाल भी आरुमी के साथ डांस करने लगा। वो आज खुश था, अपने दोस्तों से इतने दिन बाद मिलने पर ऊपर से आरुमी उसके साथ थी। ऐसा नहीं था कि निहाल कोई सीधा साधा शरीफ बंदा था, वो भी बाकी लड़कों की तरह ही था। अपना काम, कभी कभार दोस्तों के साथ फन, शराब भी, पर कभी कभी ही। उसकी अच्छी बातें ये थी कि वो अपने काम के मामले में बहुत सीरियस था। फैमिली उसकी जान, बस कुछ दोस्त और उसका प्यार। आरुमी उसके अलावा निहाल की दोस्त लड़कियां भले ही रही हो, पर उसने कभी अपनी हद पार नहीं की, न ही कोई भी लड़की उसके इतनी क्लोज थी। निहाल को अचानक ही उसके साथ डांस करते वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ। वो आरुमी जो निहाल की आंखों में जल्दी नहीं देखती थी, आज वो उसके इतना करीब आकर डांस कर रही थी। निहाल को भी ये महसूस हो रहा था कि आरुमी उसके करीब आ रही है। निहाल उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा और आरुमी ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। खुद पंजों के बल खड़ी हुई, थोड़ा निहाल का सिर झुकाया और उसके होंठों को अपने होंठों के साथ मिला लिया। निहाल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर आरुमी की आंखें अब भी बंद थी। उसे किस करना नहीं आता था, वो बस निहाल के होंठों को बाइट कर रही थी
और निहाल ने उसके कंधों से पकड़कर उसे अलग किया और हैरानी से कहा, तुमने शराब पी है। निहाल को उसके मुंह से शराब की स्मेल आ गई थी, ऊपर से उसकी हरकतें। आरुमी पूरी तरह नशे के खुमार में थी और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने शराब नहीं पी, मैंने तो बस वो ब्लैक ड्रिंक पी। हाय कितनी अच्छी थी वो, मुझे वो और पीनी है। वो नाटक करते हुए ये बोल रही थी और फिर वहां से जाने को हुई कि निहाल ने उसे कंधों से पकड़ लिया और कहा, रुको, क्या पिया तुमने, कौन सी ड्रिंक? वो कुछ सोचने लगी। निहाल उसे ही देख रहा था और पीछे से मेघना ने उसे पलटते हुए कहा, निहाल, अगर पी भी ली तो क्या हो गया, बच्ची नहीं है वो, और उसे भी एंजॉय करने दो ना। उसकी बातें सुन निहाल की आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने शक्ति से कहा, लुक, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ, मेरे बारे में सोचा बहुत है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। ये बोल वो आरुमी की तरफ पलटा, पर आरुमी तो यहाँ थी ही नहीं। निहाल की एकदम से जैसे जान ही हलक में आ गई हो। वो उसे ढूंढने लगा और अचानक उसकी नजर बाहर जाती आरुमी पर पड़ी। निहाल भागकर उसके पीछे गया और उसे रोकते हुए कहा, आरू कहाँ जा रही हो, रुको यही। उसने वहां खड़े लड़के को चाबी दी और गाड़ी बाहर लाने को कहा, और इतनी देर में प्रथम की नजर उन दोनों पर पड़ी जो वापस अंदर जा रहा था। उसने आरुमी को देखा और वो देखते ही समझ गया कि आरुमी ने शराब पी है, और वो ये भी समझ गया कि जरूर मेघना और काव्य की ही मस्ती है। उसने उनके पास आते हुए कहा, निहाल, कहाँ जा रहा है? आरुमी को लेकर। निहाल इस वक्त गुस्से में था। उसने कहा, शराब पीकर बैठी है ये, घर लेकर जा रहा हूँ इसे, इससे पहले कोई तमाशा हो। प्रथम ने कहा, कोई बात नहीं, पब में ये हो ही जाता है, वैसे भी मुझे तुझे कुछ बताना है। निहाल आरुमी को गले लगाए खड़ा था क्योंकि वो बार बार भाग रही थी। उसने बस हम कहा तो प्रथम ने उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर ही निहाल का गुस्सा और बढ़ गया। निहाल की गाड़ी आ चुकी थी। उसने कहा, काव्य को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? उद्धरण चिन्ह। निहाल बहुत गुस्से में था और उसे इसे देख प्रथम ने कहा, भाई छोड़, फिलहाल आरुमी को तेरी जरूरत है, उन दोनों को बाद में देख लेना, फिलहाल मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये बोल प्रथम तो अंदर चला गया और अब निहाल ने आरुमी की तरफ देखा। उसने एक हाथ से आरुमी की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से गाड़ी का डोर खोल उसे अंदर बैठाने को हुआ कि आरुमी ने डोर वापस बंद करते हुए कहा, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, मुझे तो उड़ना है। वो ये बोल निहाल के हाथ से छुट अपने हाथ फैलाकर यहाँ वहाँ घूमने लगी और कहने लगी, ये देखो, मैं उड़ रही हूँ, देखो। निहाल ने अपना ही सिर पिट लिया और कहा, चढ़ गई, अब इसे आसमान से जमीन पर लाना पड़ेगा। वो आरुमी की तरफ भागा और उसे पकड़ते हुए कहा, तुम घर चलो, तुम्हारे पंखों को मैं कुतरता हूँ। उसने आरुमी का आर्म पकड़ा और उसे वापस गाड़ी की तरफ लाने लगा कि आरुमी ने हंसते हुए कहा, आप क्या चूहे हो जो मेरे पंख कुतरोगे? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, आप तो अंकल हो, निहाल अंकल, पर अंकल में अकल तो है ही नहीं। वो ये बोल जोर जोर से हंसने लगी। निहाल ने उसे आंखें चाहकर देखा। आरुमी इस वक्त नशे में चूर थी। वो बार बार हिल रही थी और आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही थी, जिस कारण वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी और शराब की वजह से उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। निहाल जानता था अभी उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। वो चुपचाप उसे गाड़ी तक ले आया और जैसे ही वो आरुमी को गाड़ी में बैठाने को हुआ कि आरुमी ने फिर से डोर बंद कर दिया। अब निहाल ने उसे घूरकर देखा और कहा, अब क्या डूबना है? आरुमी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, है, पर मैं क्यों डूबूं? निहाल ने उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नहीं, वो पहले उड़ने गई थी ना, तो सोचा इस बार शायद डूबने जा रही हो, पर अगर डूबना नहीं है तो गाड़ी में बैठ जाओ। निहाल की बात सुन आरुमी ने अपनी आंखें बंद की और स्माइल के साथ अपना हाथ नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठ रही, मुझे तो यही खुली हवा में रहना है। निहाल ने जब ये सुना तो उसे डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, कहा था मैंने कि कोई जरूरत नहीं है, पर तुम्हें तो आना था, और अब ऐसे शराबियों की तरह नाटक कर रही हो, नशेड़ी की तरह। खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता तुम्हें। ओह सो सॉरी, तुम्हें कुछ आता भी है? उसकी डांट सुन आरुमी बच्चों की तरह रोने लगी और बोलने लगी, मैंने क्या किया? वो तो मैं बस थोड़ी देर बाहर निकलना चाहती थी, मैंने तो कुछ नहीं किया। और वो एकदम से रुक गई। उसने एकदम सीरियस होकर कहा, नहीं, मैंने एक काम किया है। हाँ, उसे ऐसे देख निहाल को लगा शायद आरुमी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। उसने तुरंत कहा, क्या किया तुमने? बोलो आरू, क्या हुआ? आरुमी ने अपना सिर उठाकर प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने ना
आपको किस किया? ये बोल वो स्माइल करने लगी और अचानक निहाल को भी वो याद आ गया। आरुमी ने उसे कुछ देर पहले किस की थी, पर ये कोई किस तो नहीं थी। निहाल ने अब उसे तररते हुए कहा, वो कोई किस नहीं थी, उसे सिर्फ होंठों का काटना कहते हैं। ओके, और वैसे भी मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं आता, किस करना भी नहीं। ये बोल उसने फिर से गाड़ी का दरवाजा खोला और आरुमी ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर लिया। निहाल ने अब एक गहरी सांस लेकर उसे देखा तो आरुमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको आता है? निहाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? तो आरुमी ने बिना उसे कुछ बोले उसकी कॉलर पकड़कर उसे नीचे झुकाया और एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख दिए। पर इस बार निहाल खुद भी पिघल रहा था और उससे नहीं रहा गया। उसने आरुमी के चेहरे को अपने हाथ में थाम लिया और उसे किस करने लगा। उसके होंठ आरुमी के होंठों से मिले हुए थे। वो उसके होंठों को चूम रहा था, सक कर रहा था और हल्के हल्के से बाइट भी कर रहा था। और अब आरुमी शांति से खड़ी थी। उसके हाथ अपने आप निहाल के बालों में चले गए। वो उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी और निहाल बस अपनी पेशनेट किस में बिजी था। चैप्टर 234 अनटाइटल्ड चैप्टर मसूरी। निहाल और आरुमी दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और तभी वहां से पब में जाते प्रतीक की नजर उन दोनों पर पड़ी। आरुमी गाड़ी से लगकर खड़ी थी। जब निहाल ने उसके होठों को आजाद किया तो प्रतीक ने देखा कि ये आरुमी थी और जैसे ही प्रतीक ने ये देखा उसने तुरंत अपना फोन निकाला और दोनों की फोटोज खींच ली। पर फोटोज में सिर्फ आरुमी का चेहरा दिख रहा था, निहाल का नहीं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। दोनों की फोटोज लेने के बाद प्रतीक वहां से चला गया और यहाँ निहाल उसके होंठ आरुमी के गले पर चल रहे थे और अचानक ही वो उससे दूर हो गया। उसने देखा आरुमी गाड़ी से लगकर खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी। निहाल ने खुद से ही कहा, ये क्या कर रहा है तू निहाल? वो नशे में तेरे भरोसे तेरे साथ आए हैं, तू उसके साथ ये नहीं कर सकता। तू उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। तू उस लड़की के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता जिससे तू इतना प्यार करता है। निहाल गहरी सांसें लेने लगा। उसने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। इस बार उसने आरुमी को अपनी तरफ करके दरवाजा खोला और उसे गाड़ी में बैठाया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने आरुमी को सीट बेल्ट लगाया और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। निहाल ने देखा कि आरुमी सो चुकी थी तो निहाल ने उसे गोद में उठा लिया और घर के अंदर ले आया। वो अपने ख्यालों में उलझा हुआ था और इस बीच उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि वो आरुमी को अपने ही कमरे में ले आया था। निहाल ने उसके शूज उतारे और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद चला गया, शावर लेने चला गया। प्रेजेंट। निहाल को ये सब याद करके एक सुकून मिल रहा था। उसने खुद से ही कहा, कितना अजीब इत्तेफाक है। जिससे मोहब्बत है उसके करीब जाने का दिल करता है पर जा नहीं सकते, और जिससे मोहब्बत नहीं है वो खुद करीब आने की कोशिश करते हैं पर उनके करीब जाने का दिल नहीं करता। वो हल्का सा मुस्कुराया और उठकर वापस अपने कमरे में आया तो देखा आरुमी वहां नहीं थी। निहाल हल्का सा मुस्कुराया और जहां आरुमी थोड़ी देर पहले सो रही थी उसी जगह पर लेट गया और सीलिंग को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तेरी खुशबू आज भी सीधा दिल में उतरती है। अफसोस कि ये बातें भी तू बताए बगैर कहाँ समझती है, और खामोशी तू समझेगी नहीं, बयां हमसे होगा नहीं। वही आरुमी की खुशबू को महसूस करते करते सो गया। वैसे भी आज संडे था तो उसे घर पर ही रहना था और आरुमी भी आज कॉलेज नहीं जा रही थी। पर वो कमरे में आकर सोचने लगी। उसे सच में कुछ भी याद नहीं था, बस इतना कि काव्य ने उसे वो ड्रिंक दी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बार बार अपने सिर को पकड़कर अपने बालों को नोचते हुए याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कल रात को हुआ क्या था, पर कोई फायदा नहीं था। और आखिरकार आरुमी ने थक हार कर खुद से ही कहा, ओके फाइन यार, हुआ होगा जो होना था। रात गई बात गई, अब क्या फायदा याद करके। और वैसे भी अगर कुछ गलत या कुछ गड़बड़ हुई होती तो अंकल मुझे ऐसे चैन की नींद नहीं सोने देते। सो जस्ट चिल, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। बेचारी आरुमी जब कुछ ना सूझा तो खुद को ही तसल्ली दे दी। वो रेडी होकर नीचे आई तो देखा निहाल वहां नहीं था। मेलिके आंटी ने उसे देखा तो उसे बुलाते हुए कहा, आरुमी बेटा आए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं निहाल बाबा को भी बुला लाती हूँ। वो ये बोल वहां से जाने को हुई कि आरुमी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए मेलिके आंटी, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। उसने ये कहा और निहाल के कमरे की तरफ चली आई। कमरे का दरवाजा खुला था तो आरुमी ऐसे कि बिना कुछ बोले अंदर चली आई और अंदर आकर देखा तो निहाल अपने हाथ फैलाकर सो रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्राउन पैंट पहनी थी। आरुमी एक जगह खड़ी होकर चुपचाप उसे देखने लगी और निहाल ने अचानक नींद में ही करवट ली और उसकी नजर से था आरुमी पर गई। आरुमी निहाल की नजरें खुद पर पाकर एक पल को सकपका गई।
और इधर उधर देखने लगी तो निहाल ने भी अपनी अधखुली आंखों से उसे देखते हुए अलशाए आवाज में कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुन आरुमी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं तो बस आपको बुलाने आई थी। मेलिके आंटी ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है, चलिए। निहाल ने फिर से अपनी आंखें बंद करी और वैसे ही कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ नाश्ता कर लो और प्लीज आज संडे के दिन मुझे चैन से सुकून से सोने दो। ये बोल उसने अपना हाथ अपने सिर के नीचे पीलो की तरह रख लिया। आरुमी ने उसे ऐसे देख उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे पर आप ऐसे नहीं। वो आगे बढ़ती हुई ये बोलने वाली थी कि आप ऐसे नहीं सोच सकते, पर अफसोस वो कुछ बोल नहीं पाए। अचानक पैर फिसला और वो सीधा निहाल के ऊपर, पर निहाल तो जैसे घोड़े या गधे नहीं पूरा तबेला बेचकर सो रहा था। वो जरा सा हिला तक नहीं और आरुमी ने जरा सा चेहरा उठाकर देखा। वो निहाल के ऊपर थी, पर निहाल की आंखें बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरुमी जल्दी से खुद को संभाल कर उठी और वही बेड पर बैठ गई। वो सोते हुए निहाल को देखने लगी और खुद में ही सोचने लगी, ये बंदा। लोग संडे के दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, पर नहीं, ये यहाँ घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। देखो इन्हें, कौन कहेगा कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ऐसे बच्चों की तरह आज तो पूरे दिन सोऊंगा बोलकर कौन सोता है। आरुमी उसे घूरते हुए बस बड़बड़ाए जा रही थी और निहाल ने कहा, अब तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? आरुमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। निहाल की आंखें तो बंद थी, पर फिर भी वो बात कर रहा था। तो आरुमी ने झुंझलाकर कहा, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? पहले ये क्लियर कीजिए प्लीज। निहाल ने अब अपनी आंखें खोली और उबते हुए उसे देखकर कहा, मैं सोना चाहता हूँ। मैं सो ही रहा था तुम्हारे आने से पहले तक, और मैं सो भी जाऊंगा। बस तुम्हारे जाने की देर है, तो कृपया यहाँ से जाने का कष्ट कीजिए। उसकी बातें सुन आरुमी उसे घूरने लगी तो निहाल ने फिर से कहा, यार दिन में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे नहीं सोने वाला। जाओ सोने दो मुझे, बाद में घूर लेना। आरुमी उसे घूरते हुए ही बोली, हम अब एक बात क्लियर हो गई कि आप अंकल नहीं बच्चे हैं बस, वरना ऐसी बड़ी हरकतें कोई बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं करता। ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं। आप तो वो जिद्दी बच्चे हो जिनके नाम होते सुमेर, सोनम, पंक्ति है, पर माँ बाबा बुलाते उन्हें सोमू, सोनू, पिंकी है। निहाल ने अब उसे तरेरते हुए कहा, हो गया, अब जाओ आंटी आरुमी, सोने दो बच्चे को। उसकी बातें सुन आरुमी का मुंह बन गया। वो उसकी तरफ बढ़ी पर निहाल उससे बहुत फास्ट था। उसने तुरंत उठते हुए अपने हाथ में पिलो ले लिया और आरुमी पर हमला कर रहा हो इसे उठाते हुए कहा, सोचना भी मत, मेरी स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है। एक हाथ से अगर पकड़ूंगा तो खड़ी भी नहीं हो पाओगी। आरुमी ने उसे तरेरा और कहा, हिम्मत है तो मुकाबला बराबरी का करो ना, ऐसे क्या हार जाओगी कि धमकी दे रहे हो? निहाल ने आंखें छोटी करके उसे देखा और अपने हाथ में पकड़ा पिलो उसकी तरफ धीरे से फेंक दिया जैसे उसे दे रहा हो, पर खुद ने तुरंत दूसरा पिलो उठा लिया और अब दोनों के हाथ में पिलो थे। दोनों ने एक साथ काउंट करना स्टार्ट किया, 3.2.1, और दोनों ने ही एक दूसरे पर वार किया और पिलो फाइट करने लगे। अभी कुछ ही पल बीते थे कि कमरे के दरवाजे पर खड़ी मेलिके आंटी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? जैसे ही दोनों ने उनकी आवाज सुनी तुरंत रुक गए और उनकी तरफ देखा, जो हैरानी से दोनों को देख रही थी। निहाल ने जल्दी से लेटते हुए कहा, मुझे सोना है, आप इसे लेकर जाइए यहाँ से, भूख के मारे कुछ भी कर रही है। उसने जल्दी से खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और अब मेलिके आंटी हैरानी से आरुमी को देखने लगी। तो आरुमी भी जल्दी से कमरे से बाहर की तरफ जाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है। वो भी भाग गई और मेलिके आंटी, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, वो हैरानी से कभी कमरे के अंदर देखती तो कभी कमरे के बाहर। उन्होंने असमंजस में ही कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। और यहाँ कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही निहाल ने अपने सिर से ब्लैंकेट हटाया और दरवाजे की तरफ देखा और अभी जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसने अपना ही सिर पिट लिया और हंसने लगा। हाँ, उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी। कैसे वो एक बहुत कठोर, क्रूर और कम बोलने वाला इंसान आज जानबूझकर एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी अपनी ही हरकतों पर। और हंसते हंसते ही उसकी आंखों के कोनों से पानी बहाया। वो सीलिंग को देखने लगा और ऐसे ही उसने आरुमी को याद करते हुए कहा, सच में तुम एक पत्थर में भी जान फूंक सकती हो। याद ही नहीं है कितने सालों बाद आज हंसा हूँ। और अचानक ही निहाल को कल रात को जो हुआ था वो भी याद आ गया और अब उसकी हंसी रुक गई। उसने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, पर सिर्फ हंसने की ही तो बात नहीं है। तुम नहीं थी लाइफ में तो दुखी नहीं था, बस खुश होना नहीं जानता था। सब करता था फिर भी हंस नहीं पाता था। और अब तुम्हें आए वक्त ही कितना हुआ है, पर खुश भी हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ। पर तुम तो यहाँ पाए के लिए आए हो, वो पूरी होते ही चली जाओगी।
मेरे पास थोड़ी रहोगी, ऊपर से हमारा एज डिफरेंस। तुम मुझमें एक हम सफर क्यों देखोगी भला? कभी नहीं। तुम्हारे पास तो मुझसे भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और आगे और भी होंगे। इसलिए ही मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, क्योंकि मैं अपने प्यार को रोक नहीं पाऊंगा, पर तुम्हें प्यार होगा ही नहीं। और जब तुम चली जाओगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, पर कोई बात नहीं। हमारे ये साथ में बिताए हंसी खुशी के पल ही काफी है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। निहाल के चेहरे पर एक बार फिर वही प्यारी सी मुस्कान तैर गई। चैप्टर 235 व्हाट हैपेंड। मसूरी। बाहर डाइनिंग टेबल पर आरुमी को भी काफी शर्मिंदा होना पड़ रहा था। मेलिके आंटी उसके पास ही खड़ी थी और कुछ देर पहले जो हुआ उसे वो याद कर करके बुरा लग रहा था। वो नाश्ता करके जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और मेलिके आंटी, अब उन्हें हंसी आ गई और वो हंस दी। यहाँ निहाल अपने कमरे में सो चुका था। अब उसे सच में नींद आ चुकी थी और जब उठा तो देखा दोपहर हो चुकी थी। निहाल उठा, नहा धोकर रेडी हुआ और नीचे चला आया। नीचे मेलिके खाना रेडी कर चुकी थी और फिर से वही सीन सामने आकर खड़ा रहा, पर इस बार निहाल यही था और आरुमी अपने कमरे में थी। तो निहाल ने कहा कि वो बुला लाता है, पर मेलिके ने उसे मना करते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप खाना शुरू कीजिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। ये बोल वो आरुमी को बुलाने चली गई और कुछ ही देर में उसे अपने साथ ले आए। दोनों ने चुपचाप साथ में खाना फिनिश किया। निहाल खड़ा हुआ, अपने कमरे में जाने लगा कि आरुमी ने कहा, क्या हम कहीं बाहर चले? निहाल ने एक नजर उसे देखा और फिर पूछा, कहाँ जाना है? तो आरुमी ने उत्सुक होकर कहा, कहीं भी, पूरे दिन घर में अच्छे नहीं लगता, कहीं भी चलते हैं ना। निहाल कुछ सोचने लगा और फिर कहा, ठीक है तो फिर मेरे साथ ऑफिस चलो, वहाँ आज भी काम हो रहा है, कुछ एम्प्लॉइज है वहाँ, चाहो तो चलो। ऑफिस का नाम सुनकर ही आरुमी खुश हो गई। उसने कहा, चलिए अभी चलते हैं। निहाल उसकी बात सुन मुस्कुराया और कहा, 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। आरुमी ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। निहाल भी अपने कमरे में चला गया। कुछ देर में दोनों साथ में नीचे आए। निहाल बस कुछ देर के लिए ही ऑफिस जा रहा था, तो उसने कपड़े चेंज नहीं किए, बस व्हाइट शर्ट और ग्रे कलर की जींस और ऊपर लॉन्ग कोट पहन रखा था। आरुमी ने भी अपने कपड़ों पर कोट पहन रखा था, क्योंकि एक तो ये मसूरी था, ऊपर से दोपहर तो थी, पर बाहर तो धूप का नामो निशान नहीं था। वही सर्द हवाएं थी और बादल छाए हुए थे, शायद बारिश होने वाली थी। दोनों गाड़ी में बैठे। निहाल ने तथ्य और श्लोक को साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी देर में वापस आने वाला था, पर तथ्य फिर भी नहीं माना और कुछ बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर उसे बिना बताए उसके पीछे निकल गया। कुछ देर बाद दोनों आर कॉर्पोरेशन के बाहर खड़े थे। दोनों अंदर गए। आज ऑफिस में इतनी भीड़ नहीं थी, बस कुछ स्टाफ था। निहाल को देख सबने खड़े होकर उसे ग्रिट किया, पर सबकी नजर आरुमी पर थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, मगर कृतिका भी तो वही थी जो आरुमी को देखते ही पहचान भी गई थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद निहाल ने उससे साफ साफ कह दिया था कि वो दूर रहे, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। कृतिका को आरुमी से जलन तो हो रही थी, पर फिर भी ठीक था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। अगर आरुमी निहाल की लाइफ में उसके बाद आई होती तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, पर आरुमी तो निहाल की लाइफ में उससे बहुत पहले ही आ चुकी थी। दोनों लिफ्ट से होकर निहाल के केबिन तक आए और आरुमी भी उसके पीछे पीछे ही चल रही थी। जब दोनों केबिन में आए तो आरुमी बस देखती ही रह गई। सच में ये कितना खूबसूरत था और बड़ा भी। आर कॉर्पोरेशन पूरे 11 फ्लोर की बिल्डिंग में था और निहाल का केबिन 11 फ्लोर पर ही था। यहाँ सिर्फ उसका केबिन था, बाकी सारे काम 1-10 फ्लोर पर होते थे। आरुमी ने घूम घूम कर उस केबिन को देखा, सच में गजब का था और आरुमी के चेहरे पर वो स्माइल निहाल भी देख सकता था। उसने कहा, तुम कुछ देर यही रुको, कुछ पेपर साइन करने हैं, उसके बाद चलते हैं। आरुमी ने हाँ में सिर हिला दिया और ग्लास वाल के पास खड़ी हो बाहर का वो शांत नजारा देखने लगी। वो ज्यादातर मुंबई में रही थी, इसलिए उसे यहाँ की सर्दी कुछ ज्यादा लगती थी, पर निहाल के लिए ये नॉर्मल टेम्परेचर था। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठा और कृतिका कुछ फाइल लेकर आए। उसने डोर नॉक किया तो निहाल ने उसे अंदर आने को कहा। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो आरुमी ने भी उस लड़की को देखा और कृतिका को वहां देख उसे याद आ गया। उस दिन रेस्टोरेंट में निहाल के साथ यही तो थी। वो कृतिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसने स्ट्रेच पंच सूट पहन रखा था और वो दिखने में काफी समझदार और सिंसियर लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर आरुमी को उसे देख जलन हो रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और बाहर देखने लगी। निहाल ने उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ते हुए अनायास ही कहा, गुड। उसने उन फाइल्स पर अपने सिग्नेचर किए और फाइल्स वापस कृतिका को देते हुए कहा, कल तथ्य को दे देना ये फाइल्स। कृतिका ने ओके सर कहा और वहां से चली गई। और अब निहाल ने आरुमी के पास आते हुए कहा, चले। आरुमी ने बस हम कहा और उसके साथ वापस चली आई।
वो गाड़ी में थे, वापस घर जा रहे थे और आरुमी ने ऐसे ही कहीं खोए हुए ही पूछ लिया, मैं हॉस्टल में क्यों नहीं रह सकती। आरुमी की बात कान में पड़ते ही निहाल ने उसकी तरफ देखा। उसका ध्यान खिड़की से बाहर था और निहाल ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। दोनों घर आए तब तक शाम हो चुकी थी। अपने अपने कमरे में जाने के बाद दोनों ही बाहर नहीं आए। रात के खाने के लिए आए और फिर वापस अपने अपने कमरे में घुस गए। रात ऐसे ही बीती और अगले दिन से वही रोज वाला रूटीन। सुबह जल्दी उठकर निहाल जिम में कुछ देर वर्कआउट एक्सरसाइज करता, फिर वो और आरुमी दोनों साथ में नाश्ता करते। वो आरुमी को कॉलेज ड्रॉप करता पर कॉलेज से थोड़ा दूर ताकि दोनों को कोई साथ में देख ना ले। शाम को श्लोक उसे लेने आ जाता। घर आकर निहाल और आरुमी दोनों साथ खाना खाते और ऐसे भी कुछ दिन बाद गए। अब दोनों को जैसे आदत हो गई थी, ऐसे दोनों बहुत बार बच्चों की तरह लड़ने लग जाते, बहस पर उतर आते, मस्ती करते, एक दूसरे को सताते और घर में भी रौनक बनी रहती। पर आरुमी को एक बात अब भी खटक रही थी। वो जब भी घर पर फोन करती, कुछ ना कुछ बोलकर बस उसकी बात टाल देते और बस 2 या 5 मिनट में फोन रख देते। और ये बात आरुमी के भी दिमाग से बाहर थी। ऐसे ही एक रोज निहाल अपने ऑफिस में था और उसे आरुमी के कॉलेज से फोन आया और सामने वाले ने जो कहा वो सुन निहाल तुरंत अपनी सीट से उठा और तथ्य को गाड़ी निकालने को कहा। तथ्य भी समझ गया कि जरूरत कुछ बड़ा हुआ है, नहीं तो बॉस ऐसे रिएक्ट नहीं करते। श्लोक, तथ्य दोनों निहाल के साथ थे। कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज पहुंचे। निहाल सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया और जब वो उनके केबिन में गया तो अंदर का नजारा देख उसकी आंखें सर्द हो गई। चैप्टर 236 अनटाइटल्ड चैप्टर मसूरी। निहाल केबिन में पहुंचा और अंदर का नजारा देख उसकी आंखें सर्द हो गई। प्रिंसिपल के सामने आरुमी और आयु दोनों खड़े थे और आरुमी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रिंसिपल से तक लड़ने को तैयार थी। उसने अपने हाथ में पकड़े कागज को गुस्से से अपनी मुट्ठी में भरकर मोड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों सिर झुकाऊं? ना तो इस पोस्टर के अंदर मैं हूँ और ना ही मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है। प्रिंसिपल भी गुस्से में ही थे। उन्होंने भी कहा, अच्छा आप नहीं है? आरुमी, कौन सी दुनिया में है आप? इन पोस्टर्स में आपका चेहरा साफ दिख रहा है और आप कह रही है ये आप नहीं है। क्यों? और आयु, इस पोस्टर के नीचे क्या आपका नाम नहीं लिखा है? फिर कैसे मान लूं कि ये आप दोनों ने नहीं किया है? आयु अपनी नजर उठाकर अब बोला, सर जब आपको हमारी बात पर भरोसा ही नहीं करना है तो हम आपको क्या ही समझाए। मैं आपको बताते बताते थक चुका हूँ कि यह लड़का मैं नहीं हूँ, पर जब आपको मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। आपको जो सही लगे आप कीजिए, बट मैंने आरुमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तो ये तक पता नहीं है कि यह फोटो है कब की और किसकी। उन लोगों की बातें सुन रहे निहाल ने अब अंदर आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? उसकी आवाज सुन सबने उसकी तरफ देखा। उसे देख तीनों हैरान रह गए, पर प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, अच्छे वक्त पर आए हैं आप सर, देखिए इन बच्चों की हरकतें। उन्होंने निहाल के सामने एक कागज कर दिया। निहाल ध्यान से उस कागज को देखने लगा। ये एक पोस्टर था जिस पर 2 लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। लड़की का चेहरा तो साफ दिख रहा था कि वो आरुमी ही है, पर लड़के का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था और अंधेरा होने की वजह से शायद उसकी पर्सनैलिटी भी समझी नहीं जा सकती थी। पर पोस्टर के नीचे लिखा था, आरू एंड आयु ए न्यू लव बड्स। निहाल तो पोस्टर देखते ही समझ गया कि ये फोटो आरुमी और आयु की नहीं बल्कि उसकी और आरुमी की है, पर उसने कुछ कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, एक तो ये यहाँ पढ़ने आते हैं और ये उल्टे कामों में लग जाते हैं, ऊपर से ये सब करके कॉलेज का माहौल भी खराब करते हैं और इज्जत भी। पूरे कॉलेज में जगह जगह ये पोस्टर्स लगे हैं, क्या असर पड़ेगा बच्चों पर? इन जैसों का क्या है, प्यार के नाम पर बस ये करवा लो और आता ही क्या है, पढ़ाई तो होगी नहीं इनसे। और आरुमी, ये तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, ये ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। आरुमी को अब सच में गुस्सा आ रहा था, पर प्रिंसिपल से कहने का कोई फायदा नहीं था, वो जान चुकी थी। उसने निहाल की तरफ देख अपने दांत पिसते हुए कहा, ये मैं नहीं हूँ, मैंने आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। किस तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं किसने ये सब किया है और किसकी जगह पर मेरा फेस लगा दिया है। आरुमी ने अपना सिर पकड़ लिया, पर निहाल ने उस पोस्टर को ही देखते हुए कहा, नो मिस आरुमी, ये फोटो फेक नहीं है, इसमें आप ही है। आरुमी ने निहाल को हैरानी से देखा, क्या वो भी उस पर भरोसा नहीं करता? ये सोचकर ही उसका दिमाग घूमने लगा। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, पर निहाल ने अब उससे नजर हटाकर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए पूछा, कॉलेज से पोस्टर हटा दिए हैं? प्रिंसिपल ने नामे सिर हिलाया, पर वो कुछ बोलते उससे पहले ही निहाल ने अपनी सख्त और भारी आवाज से श्लोक और तथ्य को पूरा का। तथ्य, श्लोक दोनों जल्दी से केबिन में आए तो निहाल ने बिना दोनों की तरफ देखे वो पोस्टर उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये फोटो किसने ली है? किसने पोस्टर्स लगवाए हैं?
पता लगाओ, आधे घंटे में वो इंसान मेरे सामने होना चाहिए और सारे पोस्टर्स हटवाओ, एक भी पोस्टर नहीं दिखना चाहिए मुझे कॉलेज में। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत वहां से चले गए। निहाल इस वक्त गुस्से में था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। प्रिंसिपल ने बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, सर आप ये क्या कर रहे हैं? उनका इनका कहना था कि निहाल ने उन पर बिफरते हुए कहा, वही किया मिस्टर निर्मल, तो आपको करना चाहिए था। शायद आप अपना काम भूल गए हैं। सच में आपको आराम की जरूरत है। ये पता लगाने की बजाय कि वो पोस्टर्स किसने लगाए हैं, कि कौन है जिसने ये सब किया है, उसकी जगह आप इन दोनों को यहाँ ले आए हैं। चलिए मान लिया ये दोनों पोस्टर में है भी, तो इससे हमें क्या? कॉलेज की फोटो नहीं है, पीछे बार का नाम लिखा हुआ है, ये तो आप भी देख चुके हैं। तो फिर किसी से उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने की बजाय आपको ये ध्यान देना चाहिए था कि कैसे आपके कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। इन्हें यहाँ लाने से पहले आपको वो पोस्टर्स हटाने चाहिए थे, ताकि कोई स्टूडेंट उसे देखे ही ना और उन पर असर पड़े ही ना। पर आप यहाँ बड़े बनने में लगे हुए हैं। आई थिंक अब वो टाइम आ गया है जब कॉलेज को एक जिम्मेदार प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल वैसे ही बहुत घबरा गए थे, ऊपर से निहाल की बातें। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े हुए और निहाल के सामने आकर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सर नहीं, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। इस सिचुएशन में मुझे जो सही लगा मैंने वही किया सर, प्लीज नहीं प्लीज। पर निहाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ पॉकेट में डालते हुए कहा, सॉरी मिस्टर निर्मल, बट मुझे आदत नहीं है दूसरा मौका देने की। इतना बोल उसने आरुमी और आयु की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है आप दोनों की कोई गलती नहीं है, आप जाए अपनी क्लास में, मैं खुद हैंडल करता हूँ इस मामले को। आयु ने हाँ में सिर हिलाया और वो आगे बढ़ा, पर आरुमी हिली तक नहीं। आयु वापस पीछे मुड़ा और कहा, आरु चलना। पर आरुमी की नजरें निहाल के शख्स चेहरे पर टिकी हुई थी, जिस पर फिलहाल कोई भाव नहीं थे, और उसने पूछ ही लिया, अगर पोस्ट में मैं हूँ तो मेरे साथ कौन है ये भी पता ही होगा आपको। निहाल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अगर पता चला तो आपको जरूर बता दिया जाएगा, फिलहाल आप जाए अपनी क्लास में। आरुमी अब भी रुकी हुई ही थी, तो आयु जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। दोनों साथ में बाहर आए। आयु ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यार ये निहाल सर तो सच में बहुत अच्छे हैं। देखना, पहले तेरी हेल्प की थी उस दिन और अब आज फिर हमारी हेल्प की, ऊपर से उस प्रिंसिपल की भी क्लास लगा दी। नहीं, आयु बस बड़बड़ा रहा था और आरुमी अब भी उस पोस्टर के बारे में सोच रही थी। वो पोस्टर हाँ थी तो वो आरुमी ही पर कैसे? वो कैसे हो सकती है? और अगर थी तो उसे खुद कुछ याद क्यों नहीं है? आरुमी यही सब सोच रही थी और अचानक उसे निहाल की बात याद आई। पीछे बार का नाम लिखा है। आरुमी के दिमाग में एकदम लाइट हुई और वो वहां से दौड़ी। उसे ऐसे अचानक भागकर जाता देख आयु ने चिल्लाकर कहा, ओए अब तू कहाँ चली? रुक जा मेरी माँ। वो भी उसके पीछे दौड़ गया। CH 237 आर्ग्यूमेंट मसूरी। निहाल वही प्रिंसिपल ऑफिस में उनके सामने बैठा रहा। बेचारे प्रिंसिपल को वैसे ही घबराहट हो रही थी। एक तो निहाल का उसे निकाल देने का डर, ऊपर से अगर सच कुछ और हुआ तो और ज्यादा गड़बड़ होने वाली थी। यहाँ बाहर आरुमी भागती हुई एक पोस्टर के पास गई और ध्यान से उस पोस्टर को देखने लगी। आयु भी उसे पीछे आया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, आरु ये क्या कर रही है तू? ये हम नहीं है तो बार बार क्यों देखना इसे? पर आरुमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस निहाल की बात याद थी, बार का नाम, और उसने भी बार का नाम ही पढ़ा, द लाइट्स, और उसे याद आया, हाँ ये वही पब था ना जहाँ वो निहाल और उसके दोस्तों के साथ गई थी। पर तब ये कब हुआ? आरुमी अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचने लगी। उसने अपनी आंखें कसके बंद कर ली। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे सब याद आ जाए, और ये हो भी रहा था। आरुमी को धीरे धीरे याद आ रहा था, हाँ निहाल और मेघना का साथ में डांस करना, और फिर काव्य। जैसे ही काव्य का ख्याल दिमाग में आया, आरुमी ने अपनी आंखें खोली। वो हैरान थी। हाँ उसे याद था कि उसे ड्रिंक देने वाला काव्य ही था। तो क्या नशे में मैंने? आरुमी को लग रहा था कि शायद उसके साथ ये सब हुआ हो, नशे की हालत में। और ये जो उसके साथ खड़ा है, जिसे उसने किस किया था, वो और कोई नहीं काव्य है। आरुमी की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई और उनमें आंसू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और एक साथ कई बुरे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। क्या हुआ था उस रात? ये 21 तक की बात भी, या काव्य ने कुछ और भी किया उसके साथ? आरुमी अब होश खो रही थी। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आयु को उसकी ऐसी हालत देख कुछ समझ नहीं आया। उसने आरुमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरु तू ठीक है ना? पर आरुमी ने झटके उसके हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और गुस्से में बोली, दूर रहो मुझसे, दूर।
आरुमी वहां से वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ में अब भी वो पोस्टर था और आंखों में आंसू। वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही थी। निहाल से मिलना था उसे। एक तरह से निहाल की छवि बस गई थी आरुमी में कि उसकी हर प्रॉब्लम का हल निहाल के पास ही है। वो केबिन तक पहुंची पर वहीं रुक गई। तब उसने अंदर हो रही बातों को सुना। अंदर निहाल प्रिंसिपल से कह रहा था, गलत फैसला किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर प्रिंसिपल, और आप अपना गलत फैसला ले चुके हैं। पर फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा मिस्टर निर्मल, कॉलेज के प्रिंसिपल है, अपना कॉलेज संभालिए। आरुमी को मैं संभाल सकता हूँ, और जो बात हम दोनों के बीच हुई है अगर ये किसी तीसरे तक या आरुमी तक पहुंची तो आप भी जानते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। निहाल की आवाज इतनी खौफनाक थी कि प्रिंसिपल उसके सामने काम रहा था और उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, आरुमी को पता नहीं चलेगा कि उस तस्वीर में उसके साथ वो इससे आगे कुछ बोलता कि बाहर आयु भी आ गया था। उसने आरुमी को पुकारते हुए कहा, आरु बता तो सही हुआ क्या है। और उसकी आवाज सुन प्रिंसिपल ने आगे एक शब्द ना कहा। आरुमी खुद भी थिठक गई। उसे आयु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब निहाल को ये महसूस हुआ कि केबिन के बारे आयु और आरु दोनों है, तो वो अपनी जगह से उठा और केबिन का दरवाजा खोला। निहाल को अपने सामने देख दोनों एक पल को घबरा ही गए और निहाल ने वैसे ही सख्त लहजे में कहा, क्लास में जाने को कहा था, यहाँ क्या कर रहे हो। आयु ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, सर जा ही रहे हैं बस। वो ये बोल आरु का हाथ पकड़ने ही वाला था कि आरुमी ने कहा, तू जा, मुझे निहाल सर से कुछ बात करनी है। आयु ने अपने ही मन में कहा, मरेगी ये। उसने बेचारगी से निहाल को देखा तो उसने जाने का इशारा किया। आयु वहां से चला गया और अब वहां सिर्फ आरुमी और निहाल थे। आरुमी ने निहाल की कॉलर पकड़कर झल्लाते हुए कहा, ये सब आपके उस काव्य का किया धरा है ना। बोलिए, ये क्या किया उसने मेरे साथ। पहले वो ड्रिंक और फिर ये, या फिर इससे भी आगे कुछ। निहाल उसे हैरानी से देखने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आरुमी के कहने का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाहती थी। और आरुमी ने उसकी ऐसी बड़ी नजर अपने ऊपर देखकर कहा, अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे अच्छे से पता है, आपको सब मालूम है। आप थे वहाँ और आप ही थे जो मुझे घर लेकर आए थे। आप बताइए मुझे क्या हुआ है मेरे साथ, क्या किया है काव्य ने। निहाल ने उसकी बातें सुन रहा था और जब उसे एहसास हुआ कि आरुमी क्या बोल रही है तो उसे आरुमी पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से आरुमी के हाथों से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा, माइंड और लैंग्वेज, मुझसे इस लहजे में बात करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है और मैंने तुमसे कहा था कि इन सब से दूर रहो, अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। काव्य ने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, समझी। उद्धरण चिन्ह। निहाल इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था और आरुमी ने उसे गुस्से में देखा तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ, ये पोस्टर्स कहाँ से आए, फिर कैसे आए इन पोस्टर्स में मैं। बोलिए, या आप भी अपने दोस्त की तरफ ही है। उद्धरण चिन्ह। निहाल ने अवाक होकर उसे देखा। ये आरुमी क्या बोल रही थी। निहाल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आगे बढ़ा, आरुमी को कंधों से पकड़कर उसे दीवार से लगाकर कहा, छोटी रहो, तुम्हारे पापा ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, वो करो, बाकी सब बड़ों पर छोड़ दो। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें तब भी पब आने से मना किया था, तुम खुद थी जो आने के लिए तैयार हुई थी, तो मुझ पर तो इल्जाम लगाओ ही मत कि मैं किसकी तरफ हूँ। नाउ गेट आउट। निहाल ने एकदम से उसे झटका और आरुमी हैरानी से उसे देखने लगी। निहाल ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था उसके साथ, फिर आज ये सब। पर सच में निहाल खुद भी आज परेशान था और आरुमी की बातें उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। आरुमी कुछ कहने को हुई पर उससे पहले ही तथे ने आते हुए कहा, सर वो मिल गया है। निहाल ने जैसे ही ये सुना उसने तथे की तरफ देखा। तथे ने हाँ में सिर हिलाया। निहाल उसके साथ ही वहां से बाहर निकल गया और आरुमी बस उसे देखती हर गई। वो बचपन से ही इतनी जिद्दी थी पर कभी उससे इस टोन में किसी ने बात नहीं की थी। इतने गुस्से में या इतना चिल्लाकर उसे निहाल से वही नफरत फिर से हो रही थी जो पहले थी। पर फिलहाल उसे ये जानना था कि जो पोस्टर्स में है वो सच है या नहीं। वो भी उस तरफ भागी जहां निहाल और तथ्य गए थे। रूम नो 23। कॉलेज में निहाल और तथ्य दोनों कॉलेज के ही एक रूम में थे और उनके सामने बॉडीगार्ड्स एक लड़के को पकड़कर खड़े थे। अब तक श्लोक भी आ चुका था और निहाल ने अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। देखते ही पहचान लिया कि ये प्रतीक है, आयु का ही दोस्त। निहाल ने उस पर अपनी नजरें गड़ाए रखी थी और निहाल की सर्द नजरें अपने ऊपर महसूस कर प्रतीक के इतनी ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज सॉरी।
पर निहाल ने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करके एक ही बात कही, तुम्हें कैसे पता कि वो आरुमी और आयुष्मान ही थे? उसकी आवाज काफी डरावनी और सख्त थी। प्रतीक ने डरते हुए कहा, सर मैंने खुद देखा था, वो आरुमी ही थी सर। प्रतीक की बात को बीच में ही काटते हुए निहाल ने कहा, ओह, तो आरुमी को देखा था तुमने और आयु को? क्या वो था आरुमी के साथ? अब प्रतीक को और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि आयु को तो उसने देखा तो नहीं था, उसने तो उस शख्स का चेहरा देखा ही नहीं था, बस उसे आयु समझ लिया था। उसने अपना थूक निगल लिया, आगे कुछ भी बोला ही नहीं गया। तो निहाल ने खुद ही कहा, किसी और को आयु समझ लिया तुमने? चलो छोड़ो, जो भी समझा जो भी था, तुम्हें इससे क्या? क्यों वो फोटोज खींची तुमने, और क्यों उसके पोस्टर्स बनवाए? प्रतीक ने अब अपने आप को थोड़ी हिम्मत देते हुए कहा, सो सॉरी सर, मुझे लगा वो लड़का आयु है। पूरे कॉलेज को पता है कि आरू और आयु एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अब तक दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं बोला। मैंने बस उनकी मदद करने के लिए ये किया था। मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता था कि वो आयु नहीं है और आरुमी किसी और के साथ थी। वो ये सब रोते हुए बोल रहा था, पर उसकी बातें सुन निहाल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कुछ सोचते हुए हैरानी के साथ पूछा, आरुमी और आयुष्मान एक दूसरे को पसंद करते हैं? पर प्रतीक के कुछ बोलने से पहले ही कब से बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही आरुमी ने एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। उसकी आवाज सुन सबने उसकी तरफ देखा, पर आरुमी की नजरें निहाल पर थी और अचानक उसने नजरें फेर ली और प्रतीक की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मैं आयु से प्यार नहीं करती और ना ही वो मुझसे प्यार करता है। वो तो दिशा से प्यार करता है। हम बस अच्छे दोस्त हैं, पर तुमने इस दोस्ती का ही मजाक बनाकर रख दिया। किसने कहा था हमारी मदद करने को? किसने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? बस जो मन में आया वो बोल दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? आरुमी को इतने गुस्से में देख निहाल ने उसे रोकने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा कि आरुमी ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और बिना उसे देखे प्रतीक की तरफ देखते हुए ही कहा, सर ये हम दोस्तों के बीच की बात है, हम सुलझा लेंगे, आप इन सब में ना पड़िए सर। निहाल समझ रहा था वो बेहद गुस्से में थी, ऊपर से उसने खुद भी उसे ही सुनाया था। फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, बात सिर्फ आप दोस्तों की नहीं है, विंस कॉलेज की रेप्यूटेशन की है। प्रतीक को इसकी सजा तो मिलेगी ही, और उसके लिए अभी भले ही जाओ, पर कल का दिन तुम इस कॉलेज में नहीं दिखोगे। तुम्हें अभी इसी वक्त रस्टिगेट किया जाता है। निहाल इतना बोल वहां से बाहर चला आया। उसके पीछे आरुमी भी और सब। प्रतीक बस वहीं बैठा रहा। ये क्या कर दिया था उसने? पर उसने तो ये सब आरुमी और आयु के लिए ही किया था। यहाँ बाहर आरुमी भागकर निहाल के पास आए। निहाल को पता था कि आरुमी उसके पीछे ही है, पर वो जानबूझकर नहीं रुक रहा था, तो आरुमी दौड़कर उसके सामने आ गई। निहाल ने एक सर्द नजर उस पर डाली तो आरुमी ने बिना किसी भाव के कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें प्रतीक की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, आप माफ कर दीजिए उसे। निहाल ने उसकी बातें सुन ऊपर से नीचे तक उसे देखा। ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने ये सब किया, और अब खुद ही उसे छोड़ने के लिए कह रही थी। निहाल ने अपना गला खंगाला और एक बार फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें पता है तुम किसे माफ करने की बातें कर रही हो? उस इंसान ने तुम्हारी तस्वीरें पूरे कॉलेज में लगवाई है और तुम चाहती हो उसे माफ कर दिया जाए? आरुमी ने निहाल को बड़ी गहराई से देखते हुए कहा, गलती प्रतीक की नहीं है, उसने तो बस अपने दोस्तों की मदद करने की सोची और ये कर बैठा, पर गुनहगार तो वो शख्स है जिसने मुझे किस किया है उन पोस्टर्स में। मैं तो उस इंसान को सजा देना चाहती हूँ जिसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है। निहाल भी उसे उसी गहराई से देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, और इतने में श्लोक ने आकर कहा, सर चले। उसकी आवाज सुन दोनों होश में आए, तो निहाल ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ वहां से चला गया, और आरुमी बस उसे देखती रही। निहाल के जाने के बाद प्रिंसिपल ने सबको बुलाया और ये अनाउंस किया कि जो पोस्टर्स कॉलेज में लगाए गए वो सिर्फ किसी की शरारत थी। उन फोटोज में आरुमी नहीं थी। फोटोज के साथ बस छेड़छाड़ की गई है। आरुमी और आयु इन फोटोज में है ही नहीं, और पोस्टर्स हटवा दिए गए हैं। उन्होंने फिर सबको अपनी अपनी क्लास में जाने को कहा। मामला काफी हद तक शांत हो चुका था। सब अपने अपने क्लास में जा चुके थे, पर क्लास में भी आरुमी का ध्यान सिर्फ उन पोस्टर्स पर ही था। भले ही ये मामला शांत हो चुका था। हाँ, आरुमी के साथ आयु नहीं था, पर था कौन? ये सवाल अब भी आरुमी को परेशान कर रहा था, और इसी के साथ दिन पूरा हुआ पर आरुमी के ख्याल नहीं। पर ये जानकर कि आरुमी के साथ आयु नहीं था, सबके ज्यादा खुश दिशा थी। वक्त ऐसे ही बीता और रात हो चुकी थी। जब तथ्य और निहाल घर आए तब उन्हें ये जानकर शौक लगा कि आरुमी अब तक घर नहीं आई थी। निहाल ने तुरंत श्लोक को कॉल करके पूछा, कहाँ हो? घर क्यों नहीं आए अब तक?
और आरू कहाँ है? बेचारे श्लोक ने डरते हुए सामने से कहा, बॉस, वो श्लोक को ऐसे घबराहट में बोलता देख निहाल ने सख्त आवाज में कहा, श्लोक, जवाब दो मुझे, क्या पूछा मैंने? कहाँ है आरू? श्लोक ने अब डरते हुए ही कहा, बॉस, वो मैडम अपनी दोस्त के साथ हॉस्टल चली गई है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे कहा कि आपसे एक बार बात कर ले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि वो घर नहीं आने वाली, ना आज और ना ही कल। वो अपना सामान हॉस्टल में ही शिफ्ट कर लेंगी, पर आपके साथ उस घर में नहीं रहेगी। श्लोक डरते डरते ये सब बोल रहा था, पर उसकी बातें सुनकर निहाल का चेहरा सर्द हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो गुस्से में था या शांत था ये कहना अभी मुश्किल था। उसने अपना फोन जेब में वापस रखा और वापस बाहर निकलते हुए तथ्य को गाड़ी निकालने को कहा। तथ्य भी जल्दी से बाहर निकल गया उसके साथ। यहाँ दूसरी तरफ हॉस्टल में आरुमी दिशा के साथ रुकी थी। उसने दिशा को सब कुछ बता दिया था कि वो और आयु बस बचपन के दोस्त हैं, इसलिए इतने क्लोज है एक दूसरे के। उसके अलावा प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। और खुद आरुमी के मुंह से ये सब सुनकर दिशा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरुमी उसके साथ हॉस्टल में रुकी क्यों है। तो उसने पूछ लिया, आरू, एक बात बताओ, तुम आज घर क्यों नहीं गई? और क्या तुम्हारे घर पर किसी को पता है तुम रहती कहाँ हो? आरुमी ने चिढ़ते हुए कहा। ओहो, इतने सवाल क्या कर रही है दिशा? बोला तो आज घर जाने का मन नहीं है बस। और दूसरी बात, मेरा कोई नहीं है यहाँ। सुना तुमने? वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि किसी के गाड़ी की आवाज आए और आरुमी की आंखें अचानक बड़ी हो गई। वो शायद जानती थी ये कौन है, पर फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। यहाँ नीचे निहाल को आता देख वॉचमैन ने भी जल्दी से गेट खोल दिया। वो जानता था निहाल को। निहाल बिना उसे कुछ बोले अंदर चला गया। अंदर वार्डन भी आवाज सुनकर बाहर आई, पर निहाल को वहां देखा तो उसे अजीब लगा। उसने हैरानी से कहा, सर आप रात को वो भी गर्ल्स हॉस्टल में? कुछ हुआ है क्या सर? सब ठीक है। पर निहाल उसे जवाब दिए बिना ही अंदर चला गया। तो तथ्य ने जल्दी से कहा, मैम, दिशा नाम की एक लड़की है यहाँ, उसके साथ आज उसके दोस्त भी आए हैं। उद्धरण चिन्ह। वार्डन ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी वो रूम नंबर 23 में है। पर आप? वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही तथ्य ने निहाल के पीछे जाते हुए कहा, वो दोस्त है सर की, उन्हीं को लेने आए हैं। वो जल्दी से निहाल के पास गया और कहा, बॉस, रूम नंबर 23। निहाल ने अपना सिर उठाकर देखा। वो रूम नंबर 23 के सामने ही खड़े थे। जारी है CH 239 जस्ट रिमेम्बर्ड गर्ल्स हॉस्टल मसूरी। निहाल और तथ्य दोनों रूम नंबर 23 के सामने खड़े थे। निहाल ने तथ्य को इशारा किया तो तथ्य ने डोर नॉक किया। अंदर से एक लड़की ने दरवाजा खोला। तथ्य ने उसे देखा तो पूछा, मिस आरुमी? तो सामने खड़ी दिशा ने कहा, जी वो तो रैना के कमरे में है, रूम नंबर 24। दिशा की बात सुन निहाल पास वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। वैसे तो दिशा नहीं बताती, पर जब निहाल को देखा तो वो समझ गई कि जरूर आरुमी कुछ छिपा रही है, तो उसने बता दिया। पर तथ्य ने अब भी उसे बाहर खड़े देखा तो कहा, अब आप सो सकती है। उसकी बात सुन दिशा होश में आए। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। और इधर निहाल डोर नॉक करता उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने आरुमी ही खड़ी थी और उसके सामने निहाल। दोनों ही बिना किसी भाव के एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों ही कुछ नहीं बोले। 2 पल रुकने के बाद निहाल ने उसकी कलाई पकड़ी और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगा। आरुमी उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं आना है, नहीं रहना है उस घर में जहां मेरा अपना कोई ना हो। निहाल ने बिना रुके ही चलते चलते कहा, अगर नहीं चाहती कि किसी को भी ये पता चले कि तुम्हारा मुझसे कोई भी लेना देना है, चुपचाप चलो यहाँ से। आरुमी ने उसकी बात सुन एहसास किया कि वो होस्टेस में थी। अगर कोई भी उसे निहाल के साथ देख लेता तो 100 बातें और हो जाती कॉलेज में। वैसे भी आज जो हुआ उसके बाद बहुत से लोगों के लिए आरुमी की छवि बदल गई थी। आरुमी चुपचाप उसके पीछे चलने लगी, पर निहाल ने अब भी उसकी कलाई पकड़ रखी थी। आरुमी ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो दिशा और रैना दोनों बाहर खड़ी थी और आंखों में की सवाल लिए उन्हें देख रही थी। और आरुमी जानती थी ये सवाल क्या थे। वो पलके झपका रही थी जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करना। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और कमरे में वापस चली गई। निहाल आरुमी को हॉस्टल से बाहर ले आया और सीधा ले जाकर उसे गाड़ी में बैठाया। तथ्य ने पीछे वार्डन और उस वॉचमैन को कुछ पैसे दिए और अपना मुंह बंद रखने को कहा। वो भी वहां से चला आया और उनके पीछे श्लोक ने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी। पूरे रास्ते आरुमी ने एक बार भी निहाल की तरफ नहीं देखा, बस अपने हाथ बांधे बाहर देखती रही। जब घर पहुंचे तो निहाल से पहले वो गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। उसके पीछे निहाल भी अंदर गया। देखा तो आरुमी रुकी तक नहीं थी।
निहाल ने सबको जाने को कहा और खुद आरुमी के कमरे की ओर चल दिया। आरुमी के कमरे में आया तो देखा वो यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी और चेहरा गुस्से से दंदना रहा था। और जैसे ही निहाल अंदर आया कि उसकी नजर निहाल पर पड़ी और आरुमी निहाल पर ही फट पड़ी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आप समझते क्या है खुद को? कोई बहतो बड़े राजा है आप, जो चाहेंगे वो करेंगे। पर निहाल बिल्कुल शांत था। उसने आरुमी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, बिना मुझसे पूछ हॉस्टल में क्यों रुकी? किससे पूछकर रुकी? आरुमी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मेच्योर हूँ और मेरा जहाँ मन चाहेगा मैं वहाँ रहूंगी। आपसे पूछकर हर काम करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आरुमी, अब निहाल ने ऊंची आवाज में कहा। तो आरुमी हैरानी से उसे देखने लगी। निहाल ने सख्त लहजे में कहा, अगर इतनी ही मेच्योर होती, अपने फैसले खुद ले पाती तो तुम्हारे पापा तुम्हें सीधा हॉस्टल ही छोड़ते। यहाँ मेरे भरोसे, मेरे घर में नहीं। तो कान खोल कर सुनो और अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, फिर चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो। निहाल उसे घूर रहा था, क्योंकि आरुमी उसे काफी छोटी थी। फिर भी उसका लिहाज ना किया तो निहाल को भी गुस्सा आ ही गया। वो वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि आरुमी ने कहा, ओह, तो अब मुझे आपके हिसाब से रहना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, सब कुछ तो वैसे भी आपके हिसाब से ही होता है। इसलिए तो प्रिंसिपल सर को ये पता होते हुए भी कि मेरे साथ उस रात कौन था, उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि सब कुछ आपके इशारे पर होता है। वेरी गुड। आरुमी उसे टोंट मार रही थी। निहाल उसकी बातें सुन उसकी तरफ मुड़ा तो आरुमी ने अपने दांत पिसते हुए कहा, तब तो आप ही मुझे बता दीजिए कि आपके दोस्त ने मेरे साथ क्या क्या किया है मिस्टर शेखावत। बस। उसकी बातें सुनकर अब निहाल को चिढ़ हो रही थी। वो आरुमी की तरफ बढ़ा और झटके से उसे आम से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, काव्य ने कुछ नहीं किया है, बता चुका हूँ मैं। आरुमी भी गुस्से में थी। उसने बिना डरे निहाल की आंखों में देखते हुए कहा, अगर काव्य नहीं तो कौन था? मैं था वो, मैं, तुम मेरे साथ थी, समझी? निहाल ने गुस्से और फ्लो में उसे बता दिया और झटके से उसे खुद से दूर किया। पर आरुमी, अब उसके गुस्से की जगह हैरानी ने ले ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने झुंझलाहट में कहा, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? निहाल ने खुद कुछ नहीं किया था तो वो डर भी नहीं रहा था। ऊपर से उसे तो आरुमी पर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ भी सोच रही थी। निहाल ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें किस नहीं किया, वो तुम थी जिसने मुझे किस किया था। आरुमी ने फिर वैसे ही कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेघना के साथ थे। आरुमी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और निहाल ने उसे तररते हुए कहा, हाँ मेघना के साथ ही था मैं। वो तुम थी जो शराब पीकर मेरे पास आई थी, मुझे किस किया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। आरुमी की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और परेशान